गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में कुछ त्रुटि होने के कारण जो है वह वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। हम लोग पिछले क्लास में हम देख रहे थे सैम्पल पेपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सैम्पल पेपर एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, जिसमें एक क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग आगे की प्रश्न को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो हो चुकी है। आज अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। इन एडजॉइनिंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी। आपको फिगर क्लियर दिखाई दे रही है, तो फ्रॉम अ पॉइंट पी है ना, पी से पी ए और पी बी, ये दो टेंजेंट जो है एक सर्कल पर खींचा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आगे कहता है देन एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है ओ ए, और इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाएगा, ओ ए पी बी ओ, यानी हम लोग लिख सकते हैं ओ ए पी बी। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है कैसा क्वाड्रिलेटरल है। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, यानी ये स्क्वायर है, या फिर रोम्बस है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जी। अच्छा, लास्ट ऑप्शन है पैरेललोग्राम है। तो आप पीछे से एक रूल पढ़े कि किसी भी सर्कल, कोई भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ टेंजेंट जो है वह क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि पी ए और पी बी, यहाँ दो टेंजेंट खींचा हुआ है, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हम लोग चीज़ जानते हैं कि बाहर किसी एक पॉइंट से सर्कल पर खींचा हुआ टेंजेंट इक्वल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर ओ है, और ओ से ए और ओ से पी दोनों रेडियस है ना, तो रेडियाई भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस अनुसार से या इसके अनुसार हम लोग क्या बोलेंगे कि ओ ए पी बी एक काइट है, ठीक है। अब काइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड काइट का इक्वल होता है। इसका मतलब एडजेसेंट साइड आप इस तरह से समझिए, यहाँ पर मैं आपको जो है फिगर से समझा दूँ, अच्छी तरह समझिए। जैसा आप फिगर देख पा रहे हैं, ये हमारा काइट है। काइट में एडजेसेंट साइड, जैसे ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, तो दोनों एडजेसेंट साइड जो है काइट में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड का मतलब है वो दो साइड जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिसकी दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। तो ये जो है वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ओके, देन दैट क्वाड्रिलेटरल्स आर, सॉरी, वन पेयर ऑफ हम लोग नहीं कहेंगे, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन इट इज अ काइट, ओके। और काइट का प्रॉपर्टी है कि काइट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि इसके अंदर अगर हम लोग सर्कल खींचेंगे तो वह सर्कल क्या करेगा, चारों जो साइड है इनका उसको क्या करेगा, टच करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये काइट क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ऑप्शन दिया है उसके अनुरूप क्या होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यस, जैसा आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो हमारा आंसर फाइनली आया यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ सम एंगल थीटा cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ है, ठीक है। cot 2 थीटा इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा, है ना। sin 3 थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। जबकि 2 थीटा का वैल्यू जो है वह 90 डिग्री से या तो बड़ा या उससे बराबर या छोटा ही होगा, ठीक है। 2 थीटा का वैल्यू जो होगा वह 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, 90 के बराबर या उससे
छोटा होना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी, आराम से देखिए, ठीक है। दिया क्या हुआ है, cot 2 थीटा इक्वल टू 1/√3। तो चलते हैं अगले। तो यहाँ पे देखिए cot 2 थीटा क्या दिया गया है, गिवन, है ना, गिवन किया गया है cot 2 थीटा, cot 2 थीटा इक्वल टू 1/√3। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ भी लेफ्ट साइड कोट दिया है और हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो राइट साइड भी उसको कोट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और 1/√3 जो है वह कोट किसका वैल्यू होता है, तो 1/√3 जो है कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। अब जो है दोनों तरफ से अगर आप कोट को हटाएंगे तो ये कोट इन्वर्स हो जाएगा, उधर जाके आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए कोट 60 डिग्री। अब एक हुआ कोट इन्वर्स और एक हुआ कोट 60 डिग्री, तो कोट इन्वर्स और कोट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्त। और यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। और लेफ्ट साइड में 2 थीटा, देयर इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/2, है ना। 62 से कटा क्या आ गया, 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन थीटा, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं हमें फाइंड क्या करना है, साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब साइन 3 थीटा का वैल्यू यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये साइन 3 थीटा यहाँ पे निकालना है। तो इस तरह से हम लोग साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 इंटू थीटा के वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, ये थीटा है और थीटा का वैल्यू अभी 30 डिग्री आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री। और यहाँ पे साइन 3 इंटू 30 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आप पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन हमारा 1 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है वह बी सही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, जैसा आप फिगर देख पा रहे हैं, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इस स्क्वायर का बात कर रहे हैं। तो इस स्क्वायर से ईच कॉर्नर में से जो है क्या किया गया है, क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, वो कट किया गया है, ठीक है। और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस आर इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक सर्कल बीच में ये भी यहाँ से कट किया गया है, और जिसका डायमीटर जो है वह 2 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे रेडियस क्या है, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है कि पूरे जो इस ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के एरिया में से, है ना, स्क्वायर के एरिया में से जो है ये चारों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करना है और फिर सर्कल के एरिया को माइनस करना है। तो वेरी सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो है एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितना दिया है 4 इंटू 4 लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल सेंटर में जो सर्कल है उसको भी हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। फिगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, क्योंकि अगर फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। चलो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारा फिगर इस तरह से है, बीच में एक सर्कल है और क्वाड्रेंट जो है प्रत्येक कॉर्नर से काटा गया है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस रीजन का एरिया निकालना है जो शेडेड है, ठीक है। यानी सबसे पहले ये 4 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 4 हो गया, और माइनस एरिया ऑफ ये बीच वाला जो है ना सर्कल, तो क्या होगा सर्कल का एरिया
पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, तो पाई 1 स्क्वायर एन माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट है तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है 1/4 एंड पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कितना है यहाँ क्वाड्रेंट भी आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। आर इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, 4 4 जर क्या हो गया 16 माइनस ये हो गया पाई इंटू 1 स्क्वायर, पाई ही होगा, और यहाँ पे पाई इंटू 1 स्क्वायर पाई ही होगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया 16 माइनस 2 पाई, 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये ऑप्शन देखिए ये आंसर कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A letter of English alphabet is chosen at random. The probability that it is a letter of word mathematics, ठीक है। एक कह रहा है कि एक मैथमेटिक्स एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई एक नंबर एट रैंडम जो है चूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसमें से बताइए कि कोई जो नंबर हम लेटर चूज कर रहे हैं, बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह लेटर मैथमेटिक्स का ही लेटर होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो वर्ड चूज कर रहे हैं वह कहाँ किसका वर्ड है, मैथमेटिक्स वर्ड है ना, मैथमेटिक्स सब प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है कि जो हम लोग नंबर 20 कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26, उसमें से कोई एक आप चूज कर रहे हैं, कोई एक जो है आप निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक जो निकाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी कि जो आप निकाल रहे हैं वो मैथमेटिक्स का ही वर्ड हो लेटर होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है समझिए। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है एन ई अपॉन एन एस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू ये क्या होगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, एन ई मतलब हुआ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एन एस मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और फेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वह क्या होगा मैथमेटिक्स का लेटर है, ठीक है। जो एक हम लोग एट रैंडम एक लेटर निकाल रहे हैं वो मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स में कितने प्रकार का वर्ड है पहले काउंट कीजिए, सॉरी कितने प्रकार के लेटर है। तो यहाँ देखिए एम एक हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6, देखिए एम को नहीं गिनेंगे, देखो दोबारा यहाँ पे काउंट सेम चीज़ काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया एम को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5, ए को भी काउंट नहीं करेंगे जो कि दोबारा आ रहा है, टी को भी काउंट नहीं करेंगे, 6 7 8। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हमारा आ रहा है 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम एन एस, यानी कुल मिला करके जो है कहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं वर्ड लेटर को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कितना लेटर होता है 26, काट दीजिए इसको, 2 4 जर 8 और 2 13 जर 26, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 4/13। तो यह हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 4/13 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कीजिए कि आंसर कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है इज देयर एनी नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इज देयर एनी नेचुरल नंबर एन फॉर विच फॉरेन एंड्स विथ डिजिट 0। और इसके लिए रीजन आपको देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोई ऐसा 4 का पावर n अगर रखेंगे तो क्या n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए n का कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी वैल्यू रख दो, तो क्या इसका आंसर जो है वो लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 करने का मतलब 10 40 20 कहीं पर भी हो, लेकिन लास्ट डिजिट जो इसका आएगा वो क्या 0 आएगा, वंस है ना, वंस डिजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें 2 का,
ठीक है, या किसी का भी ले ले, है ना, मान लेते हैं 10 का लीजिए, 20 का लीजिए, किसी का भी लीजिए, तो क्या उसका अगर हम लोग पावर डालेंगे, जैसे 10 का ले लेते हैं, ठीक है, 10 का, तो 10 10 जर 100 होता है, 10 का स्क्वायर करें तो लास्ट 0 100 आए। वैसे ही कह रहा है कि 4 का पावर अगर n है तो n का किसी भी मान के लिए क्या ये एंड्स करेगा 0 के साथ, ये लास्ट वैल्यू 0 आएगा, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 का पावर n हमने लिखा। अब 4 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 2 पे तोड़ेंगे, और पावर क्या आ गया, n आ गया। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि 10 लाने के लिए जो है 2 और 5 का पेयर बनना जरूरी है, ठीक है। 10 का तभी आएगा, यानी कि आप 0 तभी आएगा जब पेयर किसका बनेगा, 2 और 5 का पेयर बनेगा, यानी कि वो किस फॉर्म में होगा, 2 to the power m × 5 to the power n। इस फॉर्म में अगर आया तो समझ लीजिए जितना 0 आएगा, जितना बार 2 और 5 का पेयर आएगा उतना बार जो है 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा 4 को हम लोग तोड़े हैं, ठीक है, तो 2 × 2 है, दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 इज ओनली फैक्टर ऑफ 4, ओके। वाइल क्या होगा, टू गेट 0 वी नीड, क्या नीड चाहिए, वी नीड पेयर ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का पेयर चाहिए, ठीक है ना, 2 और 5 का पेयर चाहिए। हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इट विल नॉट एंड्स विथ 0, ठीक है ना। तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, इट विल नॉट एंड्स विथ 0, है ना, यानी कि ये लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, यानी कि 2 और 5 का पेयर आता। हम लोग का सर इसका आंसर ऐसा ऑप्शन किसका रहेगा कि आ सकता है, ठीक है। चलिए किसी के भी नंबर हम देख लेकर के चलते हैं। चलो मान लेते हैं हम किसी एक नंबर लेते हैं, किसका ले जिसमें 2 और 5 का पेयर हो, ठीक है। ऐसे सॉरी, चलिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, और 3 का पावर 7 है, मान लेते हैं ऐसा कुछ भी नंबर है, ठीक है। और यहाँ कुछ भी पावर n है, तो हम बोलिए कि n का किसी भी मान के लिए क्या है 0 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि देखिए n का कुछ भी मान यहाँ पे रखें, यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ 2 का पावर 3 आ रहा है, 5 का पावर 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है मिनिमम पावर 5 का 2 है, और 2 का भी 2 तो होगा ही, 3 पावर है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 का होल पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 बार पेयर बन रहा है, यानी कि लास्ट में 2 0 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। इस तरह से n का वैल्यू हम लोग अलग अलग रखेंगे, है ना, तो जितना रखेंगे, अगर n का पावर 2 रख देंगे तो ये पावर 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इन्हें 4 हो जाएगा, नहीं कभी 4 0 आएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर मान लेते हैं 20 का पावर n, तो बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, चूंकि 20 अगर तोड़ेंगे तो 20 को तोड़ेंगे 2 2 जर 4 और 4 5 जर 20। अब देखिए 2 और 5 का पेयर बन रहा है, 2 और 5 का पेयर आ रहा है, यही कारण तो यहाँ 0 आ रहा है ना। तो इस तरह से 2 और 5 का पेयर अगर जहाँ भी आया तो 0 एंड्स करेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विदाउट जो भी है यूजिंग फार्मूला फॉर nth टर्म फाइंड व्हिच टर्म ऑफ AP। ये AP आपको दिया गया है, देखिए ध्यान से, ये AP दिया गया है, और इसका कौन सा टर्म जो है वह क्या होगा, इसके 15th टर्म से 120 ज़्यादा होगा, इसके 15 टर्म से 120 ज़्यादा होगा, ठीक है। AP हमारा क्या है, 5 17 19 29 41 है ना। तो हमारा AP जो है, AP क्या है, 5 17 29 41 एंड डॉट 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 है, ठीक है। तो किस मान के लिए जो है वह क्या होगा, 15वां टर्म से 120 ज़्यादा होगा, ठीक है, 15वां टर्म से 120 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर बी nth टर्म, लेट nth टर्म बी 120 more than 15th टर्म, है ना। 15वां टर्म से मान लेते हैं 120 ज़्यादा होगा, वो कौन है, nth टर्म है, मान लेते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन nth टर्म दैट मीन ए एन जो होगा, है ना, ये क्या है 15th टर्म से, 15th टर्म से मतलब ए 15 से कितना ज़्यादा है 120 ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये ए एन और ए 15 दोनों एक ही ए पी का टर्म है। ए 15 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 14 डी और प्लस 120। अब यहाँ देखिए ए और ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसको जो है हम ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें एन माइनस वन इंटू डी आ गया। अच्छा हाँ, डी का वैल्यू क्या होगा एपी में, एपी को एक बार फिर से लिख दूं। हमारा एपी क्या है, एपी हमारा है एक बार फिर से हमारा एपी है सॉरी ठीक है, एक देख पा रहे हैं 5, 17, 29, 41 ये हमारा एपी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट देखिए, चलिए हम इधर मिटा देते हैं नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है, ताकि आगे लिखने के लिए। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डी का वैल्यू पुट करना है। डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा जरा देखिए, डी का वैल्यू यहाँ पे 17 माइनस 5 कीजिए। ये क्या हो गया, तो हमारा एपी जो है वो 5, 17, 29, 41 है, यानी कि डी जो है वो क्या होगा A2 माइनस A1 कीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए, तो हमारा 17 माइनस 5 क्या आएगा 12, या फिर 29 माइनस 17 भी करेंगे तो 12 ही आएगा। अब हमारा फार्मूला को पुट कीजिए। फार्मूला क्या था एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आया था 120, ठीक है, सॉरी ए प्लस 14 डी प्लस 120 आया था, तो यहाँ पे हम 14 डी लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए पुट कीजिए डी का वैल्यू, तो एन माइनस वन डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पर 120 हो गया प्लस 14 इंटू 12 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ देखिए 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, 12 देंगे 120 हो गया, यहाँ पे 14 आ गया। अब यहाँ पे फिर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एन माइनस वन, ये एन है एन माइनस वन, ठीक है, इंटू 12 इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया जोड़ दीजिए 14 और 10 को, ये कितना हो गया 24, ठीक है ना। अब ये 24 आ गया, अब साइड में 12 है, 12 और 12 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। तो एन माइनस वन बच गया, एन माइनस वन इज इक्वल टू राइट साइड में हमारा क्या बच रहा है 12, है ना, यानी कि एन इक्वल टू 1 को उधर ले जाइए तो क्या होगा 24 प्लस 1, सॉरी 24 प्लस 1, है ना। तो ये कुल मिला करके कितना आ गया 25, है ना, और एन का वैल्यू कितना आ गया 25, यानी कि कौन सा टर्म जो होगा वह 15 टर्म से 120 ज़्यादा होगा, तो 25th टर्म, यानी कि हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या आएगा 25th टर्म। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा था उसके अनुसार जो कौन सा टर्म इस एपी का 25वां टर्म जो है 15वां टर्म से कितना होगा 120 ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि क्वेश्चन 144 इज अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि क्या 144 जो है इसी एपी का टर्म है ना, मतलब कोई टर्म है क्या, आगे अगर बढ़ेंगे तो 2, 4, 10, 15, 20 कोई ना कोई तो टर्म होगा, तो क्या 144 इसका टर्म है। अब है या नहीं इसको पता करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। मान लेना है कि 144 हम लोग को जाना है ना, जैसे हम लोग 2, 4, 6 है ना 8, 10 करते जाएंगे तो क्या 80 हमारा कोई ना कोई टर्म आएगा, वहाँ हमको पता लगाना है कि 80 अगर इसका टर्म है या नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि चलो ठीक है हमको जाना 80 तक है, तो 80 लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसको nth टर्म, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे एन इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ठीक है 144। अब एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 144। अभी हमारा AP देखिए क्या है, 3 7 11 17, तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए प्लस n तो हमें निकालना ही है माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू यहाँ से देखिए 7 माइनस 3 कीजिए, है ना, डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 7 माइनस 3 करो या 11 माइनस 7 करो, ठीक है ना, 11 माइनस 7 करो, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए और इक्वल टू 144। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल देख लीजिए आंसर हमारा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 को उधर ले जाइए, है ना, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 144 हो गया और प्लस 3 को उधर ले जाकर माइनस 3 कर दिया, हमारा आंसर क्या 4 में 3 गया 1, यानी ये गया 141। लेफ्ट साइड में n माइनस 1 इंटू 4 है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से इसको 4n माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो 141 और माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया, यानी कुल मिलाकर हो गया 145। देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो गया 145 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, एक मिक्स नंबर आ गया। एन का वैल्यू कभी भी, एन मतलब एन तो एक टर्म है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एपी का टर्म जो है वह क्या आ गया, ये कटेगा नहीं, 145 में 4 जो है पूरी कटेगा नहीं, और ये क्या हुआ एक मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, तो जब भी अगर एन अगर फ्रैक्शन में आ गया तो समझ लीजिए या जो है गिवन एपी का टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ऑफ गिवन एपी। क्यों, ये हमेशा जो है होल नंबर माना चाहिए, अगर ये होल नंबर माता या पॉजिटिव इंटीजर कर लीजिए तो ये होता है एपी में, अन्यथा ये नहीं होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेकिन हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। जो भी बाकी क्वेश्चन बचते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको कैसा लगा बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे, ठीक है, हम उतना ही जो है आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएंगे। आपका जहाँ डाउट होता है, अच्छा हम और ये भी कहते हैं कि आपको जहाँ जहाँ डाउट होता है एग्ज़ाम में, आप ग्रुप है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप है या तो फिर टेलीग्राम चैनल, आप उसमें क्वेश्चन जो है आप शेयर कीजिए, ठीक है, जहाँ भी डाउट होता है भेजिए, जहाँ जहाँ जो डाउट होगा हम उसी पर आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।